Hello and welcome to Classes by Vijeta. Our today's topic is database management. It is one of the topic in MIS, Management Information System, Unit 1 for the students of BBA as well as MBA. It's a very important topic and it's very easy to understand topic. So one must learn this topic in order to get good marks because every time you will get some questions out of it. So let's start the topic. What is database management? So, while studying database management, you must understand the first word, that is data. Data क्या चीज है? So data is a raw fact or figure. Data is combination of raw facts and figure. It can be a single data, it can be a group of data. So raw facts and figure that may be logically organized into characters, field, records, files, and databases, just as writing can be organized into letter, verse, sentences, paragraphs, and documents. डेटा मतलब कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर बिना किसी प्रोसेसिंग के जब आप उसको कहीं से भी कैसे भी आप जमा करते हैं, कैसे भी आप रखते हैं उसको, जिसको कि आप फिर फर्दर लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सके इन सच वे कि वो एक लॉजिकल मीनिंग डिपिक्ट करे आपको। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सिंपल अल्फाबेट को अगर आप देखेंगे तो वो एक डेटा है, ठीक है, लेकिन उसी अल्फाबेट को आप अरेंज करके उससे लेटर्स बनाते, वर्ड्स बनाते, उससे सेंटेंसेस बनाते, पैराग्राफ बनाते, डॉक्यूमेंट्स बनाते, तो उससे क्या होता है, धीरे 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 वो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, उसकी मीनिंग्स बढ़ती जाती है। तो वैसे ही होता है डेटा के साथ। आप कौन सी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसकी कर रहे हैं, कैसे आप उसको हैंडल कर सके, तभी वो डेटा डेटा कहलाता है। सो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि डेटा को हम अरेंज कैसे करते हैं। मतलब अगर आप डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है और उसको लॉजिकली अरेंज करना है, तो कैसे लॉजिकली अरेंजमेंट या लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम डेटा को डिफरेंट फ्रेमवर्क या डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं, उसको ग्रुप करते हैं, ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स कहा जाता है। और उसको जो जब हम ग्रुप करते हैं उसी को हम लॉजिकल डेटा एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि हमने अल्फाबेट्स रखे हुए हैं या फिर आपके डिजिट्स रखे हुए हैं 1 2 3 4 5, लेकिन जब उसको आप लॉजिकली अरेंज करते हैं, जैसे अगर हम वॉवेल बोलते हैं आपको, तो A I E O U आप वो अरेंज कर लेते हैं ना। तो वैसे ही आप कोई लॉजिकल डेटा एलिमेंट्स जब कहते हैं, जब उसकी ग्रुपिंग हम कर सके, हम ऐसी ग्रुपिंग कर सके जिससे कि वो कुछ फर्दर किसी भी तरह का एप्लीकेशन या किसी भी तरह की मीनिंग को डिपिक्ट करे, तो उसका लॉजिकल डेटा एलिमेंट्स उसको कहा जाता है। और ये लॉजिकल डेटा एलिमेंट्स एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है, और डिफरेंट लेवल्स पे उसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे लिख सकते हैं। जैसे आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है कि मान लीजिए एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसका एक डेटाबेस है। तो डेटाबेस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या डेटाबेस बनाएगा, पेरोल का फाइल बनाएगा और बेनिफिट का फाइल बनाएगा। तो पेरोल की फाइल मतलब उसकी सैलरी रिकॉर्डेड रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है वो रहेंगे, और बेनिफिट्स में उनको क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी के थ्रू मिलने वाले हैं, क्या क्या मिल चुके हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखना है। तो किसी भी तरह का हम पेरोल फाइल बनाए या फिर बेनिफिट फाइल बनाए, वहां पे जो रिकॉर्ड रखना है वो किसका रखना है, एम्प्लॉय का रखना है। हम पड़ोस में रहने वाले बंदे का तो रिकॉर्ड नहीं रख लेंगे, वहां पे हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखेंगे। और इसी की वजह से हम कहते हैं लॉजिकल डेटा एलिमेंट्स, एवरीथिंग एवरी डेटा कलेक्टेड हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट। तो लॉजिकल डेटा एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखना है। तो उसमें किस चीज का रिकॉर्ड रखना है, उनका नाम क्या है, यहाँ पे एसएसएन नंबर है, आप रख सकते हैं, इम्प्लॉय नंबर रख सकते हैं, इम्प्लॉय आईडी नंबर रख सकते हैं। उनकी सैलरी फील्ड पूरी रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी कि कब उनकी कितनी सैलरी है, कितना बेसिक, कितना डीए, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो एक डिपार्टमेंट के पास इतना बड़ा डेटाबेस है, और ये डेटाबेस डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल डेटा एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो ये जो लॉजिकल डेटा एलिमेंट जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, इसके 4 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है जब आप एकदम सिंगल डेटा, मतलब सिंगल एलिमेंट ऑफ डेटा यूज करते हैं। जैसे कि आप कोई कैरेक्टर, तो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर कंसिस्ट ऑफ सिंगल अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और एनी अदर सिंबल, जो एक सिंगल एकदम बेसिक एलिमेंट जिसको कहते हैं ना, बेसिक डेटा एलिमेंट होता है कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर हो सकता है कोई भी अल्फाबेट, कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर, कोई भी सिंबल। जैसे एग्जांपल आपको दिया A1 @
एस्ट्रिक, ये सारी चीजें कैरेक्टर होती हैं। ये सिंगल सबसे फर्स्ट लेवल होता है। उसके बाद जब इस कैरेक्टर को आप एक साथ ग्रुप करते हैं तो वो बन जाता है फील्ड। द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ डेटा फील्ड इज डेटा आइटम। इसमें क्या होता है, फील्ड कंसिस्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। रिलेटेड कैरेक्टर्स को हम एक साथ ग्रुप करते हैं। फील्ड की खासियत क्या होती है कि ये जो ग्रुपिंग होती है इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है कि वो जो भी चीज लिख रही है, जो भी एक ग्रुपिंग हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई एट्रीब्यूट है उसका। एट्रीब्यूट मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ क्वालिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग द अल्फाबेटिक कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन्स नेम, it can be an example, and data field representing the attribute of some entity, object, person, place, event, ये सब कुछ फील्ड में आता है। जैसे मेरा नाम है विजयता, तो ये एक फील्ड है। अब इससे रिलेटेड सारी चीजें हो सकती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर सिंपल एक मेरा नाम, जैसे आप आपको इंटरव्यू में कैसे कहते हैं ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप स्टार्ट कैसे करते हैं, माई नेम इज एक्स वाई जेड। तो माई नेम, दैट दैट फील्ड, वो जो वहां से बिगिन करते हैं, और मुझसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, अगर हम उन सबको एक साथ लिखे, एक साथ पूरे एट्रीब्यूट को जमा कर दे, तो उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है, ऑल द फील्ड्स यूज टू डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी क्या हो गए, एक सिंगल एलिमेंट, जैसे कि हम एक पर्सन, एक ग्रुप, एक इवेंट को हम एंटिटी कहते हैं। तो एक एक एंटिटी की सारे रिकॉर्ड, सारी चीजों को अगर हम एक साथ ग्रुप करते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। दस अ रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। उसकी सारी चीजें एक बार में आप बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम पर्सन के पेरोल रिकॉर्ड को देखेंगे, तो उसमें जैसे आपने देखा था कि उसका उनका नाम लिखा हुआ है, वहां पे ऐसे ऐसे नंबर है, मान लो आप एम्प्लॉय आईडी हो गया, पैन नंबर हो गया, रेट ऑफ पे हो गया, कितना उनका डियरनेस होता है, कितना उनका एचआरए हो रहा है, कितना उनकी उन्होंने लोन रखा है तो वो लोन कितना कटना है, उनका पीएफ कितना है, उनका वीपीएफ कितना है। इन सबको लेकर के तो पेरोल डिपार्टमेंट उनकी सैलरी बनाएगा ना। अदरवाइज उसमें से कोई भी मिसिंग होगा तो वो चीजें नहीं बन पाएंगी। तो रिकॉर्ड में हम वो एक एंटिटी से रिलेटेड सारी चीजों को एक साथ में रखते हैं, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या हो सकता है, दो तरह का रिकॉर्ड हो सकता है, एक होता है फिक्स लेंथ रिकॉर्ड, एक होता है वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फिक्स लेंथ रिकॉर्ड्स कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ फिक्स लेंथ डेटा। फिक्स नंबर ऑफ डेटा रखे थे, मतलब जब हमने कॉलम एकदम डिफाइन कर दिए हैं और इतने ही डेटा उसमें आने वाले हैं। और वेरिएबल में क्या हो सकता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड्स है वो वेरी कर सकता है। जैसे अगर हम एक एचआरए का पेरोल देखें तो वो फिक्स लेंथ होगा, उसमें जो कॉलम्स है वो डिफाइंड है। लेकिन अगर मान लीजिए एक डॉक्टर आपका रिकॉर्ड रख रहा है, एक डॉक्टर जब आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो हो सकता है कि वो फिक्स लेंथ पे काम नहीं कर पाए, उसको वेरिएबल लेंथ पे ही काम करना पड़ेगा। और उसके आप एज अ कैरेक्टर, आप एज एन एंटिटी, अगर हम कंप्यूटर के वर्ड्स में देखेंगे, तो आपके जो नंबर ऑफ फील्ड्स है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं होंगे जो कि किसी दूसरे पर्सन के होंगे। ठीक है, आपकी जो क्वालिटीज हैं हो सकता है दूसरे पर्सन की ना हो, आप में कुछ कमियां हो सकती हैं, किसी में कुछ ज्यादा हो सकता है। तो एज अ डॉक्टर, मुझे मान लीजिए कि मुझे कोई पैर की प्रॉब्लम है, मुझे मेरे नीज में पेन है, हो सकता है कोई दूसरा बंदा है उसको वो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ डॉक्टर क्या होता है ना, एक वेरिएबल लेंथ में काम करता है वैसे, लेकिन एक डिपार्टमेंट फिक्स लेंथ में काम करता है। तो टाइप ऑफ रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ और इट कैन बी वेरिएबल लेंथ। उसके बाद आता है कि जब ये रिकॉर्ड्स को आप एक साथ रखते हैं ना, उसको हम कहते हैं फाइल। सारे रिकॉर्ड्स को जब आप एक साथ रखेंगे उसको कहा जाता है फाइल। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटा फाइल समटाइम्स रेफर टू एज अ टेबल और फ्लैट फाइल। इसको हम टेबल फाइल या फिर एक फ्लैट फाइल कहते हैं, जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स एक एंटिटी के एक साथ रखे जाए, एक रिलेटेड, इंटर रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हम जब एक साथ रखते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइल। जैसे कि आप अपनी फाइल को इमेजिन करिए, आप अपनी फाइल में क्या क्या चीजें रखते हैं। आपका हो सकता है आपका 10th का रिकॉर्ड हो गया, आपका 12th का रिकॉर्ड है, आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड है, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है, उसका रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ जब आप रखते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइल। तो कंप्यूटर्स में आप फाइल देखते हैं और आप फाइल्स बनाते ही हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें, व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट of any other files related to it, it is called single table.
और जब ये रिलेटेड डेटाबेस को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स विथ नो रिलेशनशिप और लिंक बिटवीन रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट द फील्ड्स एंड एक्सेप्ट द फील्ड्स, दैट इज कॉल्ड अ टेबल स्ट्रक्चर। तो आप इसको रो एंड कॉलम में आप डिजाइन कर सकते हैं फाइल को। फाइल रखने का अपना अपना तरीका हो सकता है, फाइल मेंटेन करने का अपना एक तरीका हो सकता है। और इन फाइल्स को जब आप एक जगह रखते हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ फाइल्स, लॉजिकल डेटा फाइल्स एक साथ जब रखा जाए तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। So database is an integrated collection of logically related data elements. A database consolidates record previously stored in separate files into a common pool of data element that provides data for many application. एक एप्लीकेशन में हमने सारे जैसे एक फाइल है, तो फाइल एक इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में बात करता है, एक रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में बात हो रहा है। डेटाबेस में इस तरह के बहुत सारे फाइल्स हैं जो एक साथ रखे जाएंगे, और यहाँ पे जब डेटाबेस में आता है तो ये जो फाइल्स है ये कलेक्टिवली एक ग्रुप ऑफ डेटा की तरह काम करता है। और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, डिफरेंट एक्शंस को रन करने के लिए मुझे डेटाबेस का हेल्प लेना पड़ेगा। उस डेटाबेस से ही हम सारे इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, वहां से ही सारे इंफॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं। सो डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग देम। कौन सा एप्लीकेशन चलेगा इससे फाइल्स को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फाइल्स सिर्फ अपना रिकॉर्ड रखते हैं। अब मुझे उस पर कैसे एप्लीकेशन डालना ये मुझ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक फाइल है, एक डेटाबेस है जिसमें एचआर डिपार्टमेंट ने एक रिकॉर्ड रख रखा है कि कितने मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या एम्प्लॉय आईडी नंबर है, उनका पैन नंबर क्या है, उन्होंने उनका सैलरी का स्ट्रक्चर मतलब कि उनका डीए, उनका एचआरए उनका क्या है, उनका बेसिक क्या है, ये एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। साथ में उनकी जो लास्ट में उनकी जो पीएफ कितना कटना है, और ईपीएफ उनका कितना है, वीपीएफ उनका कितना है, इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड है। उससे रिकॉर्ड से फाइनली हर महीने उनको कितनी सैलरी जाती है, कितने छुट्टी का अलाउंसेस है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड है। तो अब आप उसमें आप निकालना चाहें कि आप कौन सा एम्प्लॉय है जो हाईएस्ट पेड है, कौन सा एम्प्लॉय है जो लोएस्ट पेड है, कितने एम्प्लॉयज है जिनको एक्स वाई जेड अमाउंट से ज्यादा मिलता है, कितने एम्प्लॉयज है जिनको एक्स वाई जेड अमाउंट से कम मिलता है। तो देर कैन बी सेवरल एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन का मतलब है कि किस तरह का रिकॉर्ड हम वहां से रिट्रीव करेंगे। एप्लीकेशन जैसे आप अपने मोबाइल पर देखते हैं ना, कैमरा इज एन एप्लीकेशन। तो कैमरा एज एन एप्लीकेशन हम उसको मोबाइल फोन की फोटो लेने के लिए यूज करते हैं, तो उसका वही एप्लीकेशन है। तो किसी भी तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम जब आप उस डेटाबेस पर रन करते हैं, उससे उसका रिजल्ट आ सकता है, और उससे फाइल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि हमने फाइल्स को कुछ खराब कर दिया या उस पर कोई इफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ उससे वो जो रिजल्ट चाहिए हम वो ले लेते हैं, और फाइल्स में कोई ऑल्टरेशन नहीं होता। इसी वजह से कहा जाता है कि डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस ऑन विच दे आर स्टोर्ड। और चाहे वो किसी भी तरह के डिवाइस पे स्टोर्ड है, कहीं पर भी हमने उसे रख रखा है, फाइल में जो चीजें हैं वो वैसे ही रहेंगी। आप अपने फाइल में जो अपने 10th का रिकॉर्ड रख रखा है, अब आप अपने अलमारी में रख दीजिए, अपने पापा के अलमारी में रखिए, अपने स्कूल के लाइब्रेरी में रख दीजिए, आपका जो 10th का मार्क्स है वो चेंज तो नहीं हो जाएगा। वैसे ही होता है डेटाबेस। डेटाबेस में आप फाइल्स को कैसे भी रिकॉर्ड करें, फाइल्स में जो इनपुट्स है, जो रिकॉर्ड्स है वो चेंज नहीं होते। एंड ये जो डेटाबेस है इसको भी रखने का एक तरीका है। अब ये फाइल्स को हमने डेटाबेस में रखा, तो डेटाबेस में कैसे रखेंगे इसका एक तरीका है जिसको कि हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो relationship among many individual data elements stored in a database are based on one of several logical data structures or models. Different data models यूज किए जाते हैं, different logical data structures यूज किए जाते हैं डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, जिसको कि हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का पैकेज है जो कि डिजाइन करता है हाउ दीज डेटा विल बी स्टोर्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ डेटाबेस। मेन मकसद जो होता है कि अगर मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन डेटाबेसेस में, वो ऐसे रखा रहे ताकि हम जब चाहें उसमें से ये इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर
5 तरह का हो सकता है। 5 फंडामेंटल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स आर देयर। पहला होता है हायरार्किकल, दूसरा होता है नेटवर्क, तीसरा है रिलेशनल, फोर्थ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फिफ्थ इज मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स। तो लेट्स सी हायरार्किकल क्या होता है। हायरार्किकल एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे एक रूट एलिमेंट होता है, एक टॉप एलिमेंट होता है और उससे रिलेटेड सारे डेटाबेसेस होते हैं। तो ये ज्यादातर अर्ली मेन फ्रेम्स में यूज किया जाता था, जिसमें कि जो रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स फॉर्म हरारकी और अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इन्वर्टेड ट्री आप समझ सकते हैं। तो in this traditional hierarchical model, all records are dependent and arranged in multi-level structure. यहाँ पे क्या है कि डेटाबेस, ये जो नीचे का जो डेटाबेस आप देख रहे हैं, ये डिपेंडेंट है इस पे, ये प्रोजेक्ट ए में कितने एम्प्लॉयज हैं ये इसी को बता रहा है। तो यहाँ इसकी ये जो एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 है, इसकी डिपेंडेंसी इस पर है। और ये प्रोजेक्ट ए है किसका, ये पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है और रिलेटेड होने के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। तो रिकॉर्ड को जब हम डिपेंडेंट सबसेट्स बना करके रखते हैं और अरेंज करते हैं मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स में, तो जिसमें कि एक रूट रिकॉर्ड हो, यहाँ पे जैसे एक डिपार्टमेंट एक रूट रिकॉर्ड है, तब इसको हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है या फिर जो रिलेशनशिप होता है वो 1 to many होता है। जैसे यहाँ से एक एक ये है, इससे बहुत सारे हो गए, अभी एक है, इससे बहुत सारे हो गए, तो इसको हम 1 to many रिलेशनशिप कहते हैं। उसी के जैसा दूसरा स्ट्रक्चर है, सॉरी, हाँ, नेटवर्क स्ट्रक्चर। दूसरा तरीका होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर में। नेटवर्क स्ट्रक्चर में जैसे वहां पे 1 to many का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे many to many का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क में तो आपको पता है जाल के जैसा एक फॉर्मेशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिकल रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है, जहां पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अलाउ किया जाता है। एंड नेटवर्क मॉडल्स कैन एक्सेस डेटा एलिमेंट बाय फॉलोइंग वन ऑफ सेवरल पाथ्स, because any data element or record can be related to any other number of data elements. तो कोई भी रिकॉर्ड कहीं से भी लिया जा सकता है, एक ही बंदा यहाँ पे भी काम कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। मे बी ये दूसरा प्रोजेक्ट है, वो भी एम्प्लॉय से हेल्प ले रहा है। तो अगर कोई डिपार्टमेंट है उसके अंदर में 2 एम्प्लॉयज है और एक दूसरा डिपार्टमेंट उसके अंदर ये तीसरा एम्प्लॉय है, तो एक कोई प्रोजेक्ट के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट बी में देखिए एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 3 के साथ काम हो रहा है, प्रोजेक्ट ए में एम्प्लॉय 3 के साथ, एम्प्लॉय 2 के साथ, दोनों के साथ काम हो रहा है, तीनों के साथ काम हो रहा है। तो इंटर रिलेटेड है सारी चीजें। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमको बिटवीन पाथ्स अगर जंप करना पड़ता है तो वहां पे नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया नेटवर्क स्ट्रक्चर। तीसरा तरीका है कि आप रिलेशनशिप स्ट्रक्चर या फिर रिलेशनल स्ट्रक्चर रखते हैं। रिलेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आप उसको कॉलम और रोज के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अगर रखते हैं तो उसको हम रिलेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर और इसमें क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स को स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल डेटा टेबल्स, और यहाँ पे ये टेबल्स बनाए जाते हैं। और मेनली जब रिलेशनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहला होता है सेलेक्ट, दूसरा होता है ज्वाइन और तीसरा होता है प्रोजेक्ट। सेलेक्ट में क्या होता है कि अगर हमको किसी भी एक स्पेसिफिक डेटा सेट के बारे में जानना है तो हम सेलेक्ट यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जिससे कि स्पेसिफिक सबसेट ऑफ रिकॉर्ड हमको मिल जाए। दूसरा क्या होता है ज्वाइन, जब हम 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं जिससे कि टेम्पररी, जैसे कि कोई भी एक ऑपरेशन अगर हमको करना है और हमको चाहिए कि 2 रिकॉर्ड्स को हम एक साथ मैच करें, जैसे कि एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, हम दोनों को मिला करके अगर हमको कोई काम करना है या दोनों का मिला करके हमको कोई इंफॉर्मेशन निकालना है तो हम वहां पे ज्वाइन यूज करेंगे। तीसरा होता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम सबसेट्स बनाते हैं जहां पे हम एक कॉलम को सिर्फ लेते हैं और बाकी उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स को लेते हैं। ऐसा हो सकता है वहां पे कि हम किसी एक कॉलम के साथ करें तो बाकी टेबल में बाकी जितने भी कॉलम्स हैं उन सबको हम छोड़ दें। जैसे कि अगर आप सॉर्टिंग वगैरह देखते होंगे एक्सेल में, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जहां पे हम असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर उसके हिसाब से फिल्टर कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट की तरह काम करता है। तो प्रोजेक्ट भी एक रिलेशनल डेटाबेस की तरह काम करता है और ये रिलेशनल डेटाबेस इज अ थर्ड टाइप ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर।
और उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मॉडल है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जिसमें क्या होता है कि कोई भी एक, हम डेटा को इस तरह से रखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट, उसमें एक ऑब्जेक्ट बना के रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ डेटा वैल्यूज डिस्क्राइबिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी प्लस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड अपॉन द डेटा। एक ऑब्जेक्ट हम बना करके रखते हैं जिसमें कि वो एंटिटी का सारा डिटेल्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो सारे ऑपरेशंस भी जो उसके साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं उन सबको एक साथ मिला करके आप समझ लीजिए कि एक एनवलप में उसको कर दिया गया। ठीक है, आपको एक बैग बना के दे दिया गया है, एक DIY किट, शॉर्ट ऑफ, आपको एक किट दे दिया गया है जिसमें सारे सामान है और उसमें क्या क्या हो सकता है वो भी आपको मेंशन है। ठीक है, उस तरह का एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर दिया गया है। और ये सबसे ज्यादा अभी के टाइम में हम ग्राफिक्स, पिक्चर, वॉइस, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया में हम सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का यूज करते हैं। और दिस इनकैप्सुलेशन कैपेबिलिटी अलाउज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस। कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस को हम एक साथ बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं उससे। और इसमें इनहेरिटेंस का भी एक कैपेबिलिटी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स में। जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट से दो तरह के काम कर सकते हैं, दो तीन तरह के बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस मॉडल में होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एट्रीब्यूट है कस्टमर बैलेंस शीट, बैलेंस और इंटरेस्ट, मतलब एक कस्टमर है, उसका कितना बैलेंस है, उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, इस तरह का एक रिकॉर्ड हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, बंदे ने कितना रिकॉर्ड, कितना डिपॉजिट किया है, कितने बार विड्रॉल किया है। ठीक है, ओनर का सारा रिकॉर्ड हम ले सकते हैं इसमें से। अब इसी चीज को किसी अगर दूसरे ऑब्जेक्ट मॉडल अगर हम बना रहे हैं उसमें कैसे ले जाएंगे, तो मान लीजिए कि हमको एट्रीब्यूट हो गया क्रेडिट लाइन, कितनी बार बंदे ने हमारे से उधार लिया है, एज अ बैंक अगर हमको चेक करना है तो कितनी बार उधार लिया और कितनी बार उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पे किया है। तो EMI का रिकॉर्ड, तो क्या उससे उससे क्या हो जाता है कि बैंक उसे कितना इनकम जनरेट किया, क्योंकि अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो आप उसे इनकम जनरेट करते हैं, तो कितना इंटरेस्ट उससे जनरेट कर रहे हैं और उसका मंथली स्टेटमेंट क्या है। इन सब के लिए एक अलग से आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सेविंग अकाउंट का आपका ऑब्जेक्ट बनाना है तो कितनी बार बंदे ने विड्रॉल करा है, उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स क्या है, उसका कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट पे आपने कितना, अगर आपके पास पैसा रख रहा है तब आपको इंटरेस्ट पे करना है, कोई आपसे पैसा ले रहा है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आप उसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक डिफरेंट तरह का एक्टिविटी हो सकता है सेविंग अकाउंट्स में। तो ऑब्जेक्ट मॉडल में इनहेरिटेंस का एक सपोर्ट होता है, और उससे क्या होता है कि आप डुप्लीकेट कर सकते हैं सेम टाइप का ऑब्जेक्ट, सेम टाइप का पैकेज आप फिर से बना सकते हैं और उसमें कुछ एक दो ऑपरेशन आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो इट वाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। एंड द लास्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल मॉडल। मल्टी डायमेंशनल मॉडल इज अ वेरिएशन ऑफ रिलेशनल मॉडल, जो कि हमने डेटा कॉलम्स के बारे में जो पहले देखा है रिलेशनल मॉडल में। यहाँ पे जो डेटा और कॉलम्स ये सारी चीजें बनी होती हैं या मल्टी डायमेंशनल बनी हुई होती है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे टेबल्स एक साथ काम करते हैं। और मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस का क्या होता है कि एक कॉम्पैक्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट डेटा एलिमेंट्स दैट हैव मेनी रिलेशनशिप। एक डेटा एकदम एकदम साधारण सा सिर्फ टेबल कॉलम में हम नहीं रख सकते, बहुत बार कॉम्प्लेक्स डेटाबेस हो जाता है। जैसे कि आप सब अगर एक्सेल पे काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि एक ही टाइप का रिकॉर्ड है, अब हम उसके लिए हमको शीट 1 शीट 2 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन डिवाइड करना पड़ रहा है। एक ही चीज का हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक ही एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बना लेते हैं। तो उसी तरह से आप मल्टी डायमेंशनल मॉडल को देखिए, यहाँ पे अगर आप समझे कि ये एक शीट है, ये दूसरा शीट, ये तीसरा शीट, ये चौथा शीट, इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को अगर आप मल्टी डायमेंशनल वे में आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल मॉडल कहते हैं। तो ये हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस को रखने का तरीका। उसके बाद अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने डेटाबेस का डेवलपमेंट कर रहा है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होता है डेटा प्लानिंग, आपको डेटा रखना क्या है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलप अ मॉडल ऑफ बिजनेस प्रोसेस। आपका बिजनेस प्रोसेस कैसा है, आपका एंटरप्राइज मॉडल क्या है बिजनेस ऑपरेशन का, मतलब आप काम कैसे करते हैं, आपका काम का फ्लो कैसा है, काम का तरीका कैसा है। अगर हमको अपने काम का तरीका ही नहीं मालूम तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे। तो मान लीजिए किसी कॉलेज का अगर हम डेटाबेस डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके पास तो सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट करेगा, उसके पास स्टूडेंट्स कितने तरह के, सबसे पहले तो उसके पास क्या है कि कितने तरह के सब्जेक्ट्स वो ऑफर कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफर्स
ऑफर करने के बाद उसके पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं सब में, उन सीट्स के बाद जो बच्चे वहां पे एडमिशन लेंगे उनका नाम रखना होगा, उनका किस तरह का रिकॉर्ड हमें चाहिए, कितनी फी हमने रख रखी है, उस फी का रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे। तो ये सारी चीजें हमको डेटा प्लान करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप डेटा प्लानिंग करिए। दूसरा स्टेप है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हर एक नीड का कितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ एंड यूजर। जैसे मान लीजिए कोई भी जब आपका सिस्टम एक्सेस कर रहा है तो उसको क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, उसके हिसाब से अपना रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर्स नीड मे बी रिप्रेजेंटेड इन नेचुरल लैंग्वेज और यूजिंग द टूल्स ऑफ पर्टिकुलर डिजाइन मेथोडोलॉजी। अब नेचुरल मतलब आप पेपर पर सिंपली लिखिए कि कोई बंदा अगर अगर आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है तो क्या क्या चीजें आपके सिस्टम से उसकी उम्मीदें होंगी, उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं। थर्ड स्टेज इज कंसेप्चुअल डिजाइन। कंसेप्चुअल डिजाइन में एक्सप्रेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाई लेवल मॉडल। यहाँ से अब हम आप मॉडल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल आप यूज करते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल आप डेवलप करते हैं। उस केस में जब कॉन्सेप्चुअल मॉडल आप डेवलप करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स एक्सप्रेस करना पड़ता है आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स की जैसा। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या होता है कि एक लॉजिकल डिजाइन आप डेवलप करेंगे। लॉजिकल डिजाइन डेवलपमेंट में ये जो आपका कंसेप्चुअल आपने डेवलपमेंट किया, अभी आप उसको कैसे, कैरेक्टर क्या होगा आपका, आपका फील्ड क्या होगा, आपका रिकॉर्ड क्या होगा, आपके फाइल्स कैसे रखेंगी, इसका एक रिकॉर्ड आप बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आप उसका लॉजिकल डेटा मॉडल्स कैसे बनाएंगे, लॉजिकल डेटा मॉडल्स कि कौन सा मॉडल आप यूज करेंगे, रिलेशनल, नेटवर्क, हायरार्किकल, मल्टी डायमेंशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कैसा आपको नेटवर्क चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके हिसाब से आप डिजाइनिंग करिए। और फिर फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिटरमाइन द डेटा रिसोर्सेज, स्टोरेज, स्ट्रक्चर, एक्सेस मेथड एंड ऑल, जो कि एक फिजिकल डेटा मॉडल होगा। फिजिकली उसका रिप्रेजेंटेशन, स्टोरेज में की व्यवस्था कैसे होगी, कितना स्पेस आप बाय करेंगे, कितनी क्लाउड ले रहे हैं तो कितना स्पेस आप उसमें ये करने वाले हैं कि, तो आप कोई भी चीज डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए जगह तो चाहिए। तो फिजिकल डेटा मॉडल्स फिर उसके बाद डेवलप किया जाता है जो कि वर्चुअल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये डेटाबेस डेवलपमेंट आपका हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत बहुत बड़ा है, कई कई बुक्स और कई कई, मतलब ये पूरा एक स्पेशलाइजेशन का टॉपिक है। अब पूरा डेटाबेस डेवलपमेंट, डीबीएमएस एक स्पेशलाइजेशन, एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है, लेकिन एमआईएस पढ़ने वाले बच्चों के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, and write to me at vijayata.rwc@gmail.com if you have any query, or comment in the comment box. I'll be most happier to answer the comment. And please do subscribe if you have not subscribed to my channel. Thank you so much.